हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फ्लोरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं उसकी बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन वो है बहुत मोटी बातें, वो हम पढ़ने वाले हैं। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। वास्तव में ये जो बिंदु है जो मैं आपके लिए ये समेट के लाया हूँ, ऐसी कोई बायोलॉजी के एग्ज़ाम नहीं है जिनमें इससे संबंधित कभी प्रश्न नहीं आया हो। पिछले 5 साल से मैं नीट में भी इस टॉपिक से कोई सा एक क्वेश्चन ज़रूर देख रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, हर एक बिंदु आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लगते ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी ये सब बिंदु हैं जो आपको एग्ज़ाम में, आगे किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं निषेचन पश्य घटनाओं की। फ्लोरिंग प्लांट्स में हमने निषेचन के लगभग सारे बिंदु क्लियर कर लिए हैं। और अब जब निषेचन हो चुका होता है तो निषेचन के बाद में कौन सा भाग क्या बना रहा होता है और वो किस प्रकार के होते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ना होता है। निषेचन पश्य घटनाएं, इसको समझने से पहले मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ जो इससे संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हमने क्या पढ़ा था, ये यहाँ जो आपको नीला अंडाकार संरचना दिख रहा है ये है अंडाशय। अंडाशय में हमने क्या पढ़ा था, एक या अनेक होते हैं बीजांड। बीजांड की संरचना भी हमने पढ़ी थी। ये जो बीजांड है, इस बीजांड की संरचना में हमने क्या देखा कि ये बीजांड वृंत होता है एक, और एक बीजांड द्वार उसमें मौजूद होता है जहाँ से पराग नली प्रवेश करती है। इस बीजांड के चारों ओर 2 आवरण होते हैं जिन्हें अध्यावरण कहते हैं, और इसके अंदर एक विशेष 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। इस भ्रूण कोश में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और एक अंड कोशिका होती है, और भी है, लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण है जो हम डिस्कस करेंगे। और बाकी से शेष भाग है वो बीजांड काय कहलाते हैं। ये वो महत्वपूर्ण भाग मैंने अभी यहाँ लिखे हैं जिनका सबका अपने आप में निषेचन पश्य घटनाओं में योगदान है। चलिए अब समझते हैं निषेचन पश्य घटनाओं में कौन सी संरचना क्या बना रही है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं अंडाशय की। अंडाशय, ये जो आप देख रहे हो नीला बॉक्स, मैंने ये जो अंडाकार संरचना बनाई है, ये अंडाशय निर्माण करता है फल का। जो हम फल खाते हैं, जैसे आम एक अच्छा फल है, तो आम जिसे हम खा रहे हैं वो एक फल है। वो बना किससे? अंडाशय से। तो अंडाशय क्या बनाता है? फ्यूचर में फल बनाने वाला है। या इसका अपोजिट हम बात करें, फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण होता है अंडाशय से होता है। ठीक है। अब फल के चारों ओर भित्ति होती है। आम को दिमाग में लाइए, आम के ऊपर छिलका होता है या नहीं? वो छिलका बनता किससे है? वो जो भित्ति है वो किससे बनती है? फल की। तो वो फल की भित्ति बनती है अंडाशय की भित्ति से। अंडाशय के चारों ओर भी एक भित्ति होती है, वो ही भित्ति बाद में फल भित्ति का निर्माण कर देती है। फल के ऊपर 3 तरह की भित्ति होती है। सबसे बाहर पेरिकार्प, बीच में मीजोकार्प और अंदर होती है एंडोकार्प। बड़ा आसान है, ऊपर है तो पेरी, बीच में है तो मीजो, नीचे है तो एंडोकार्प। ठीक है। अब बात करते हैं फल के बारे में थोड़ी सी और बातें। फल जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक फल और आभासी फल। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आया है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आया है, वो समझते हैं। वास्तविक फल वो होते हैं जो बनते हैं अंडाशय से। वास्तविक फल वो होते हैं जो किससे बनते हैं? अंडाशय से बनते हैं। दूसरे हैं आभासी फल। फिर आभासी फल क्या होता है? आभासी फल वो होते हैं जो हमें फल जैसे लग रहे हैं, जिन्हें हम खाते हैं ये समझ के कि ये फल है, यानी कि अंडाशय से बना होगा, लेकिन ये आभासी फल वो होते हैं जो अंडाशय से नहीं बनते हैं। ये कह सकते हैं कि पुष्प के अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग से बनते हैं। तो पुष्प का अन्य कोई भाग, जैसे पुष्पासन हो सकता है या और कोई अन्य भाग है,
अगर उनसे फल का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं आभासी फल। आभासी फल है ये, आभासी यानी कि लग रहे हैं, वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक फल होते हैं। जैसे जैसे हम बचपन से शुरुआत ही हमारी यहाँ से होती है, ए फॉर एप्पल, तो ये एप्पल जो होता है, सेब, ये वास्तविक फल नहीं है, ये वास्तविक फल नहीं है। सेब, एप्पल जो है वो किसका बना होता है, जिस भाग को हम खा रहे हैं वो बना होता है पुष्पासन से। किससे बना होता है? पुष्पासन से। फल का जो सेब का जो भाग हम खा रहे हैं वो भाग अंडाशय से नहीं बना, वो पुष्पासन से बना होता है, जिस पर पुष्प के अन्य भाग लगे हुए होते हैं, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, वो बनाता है सेब। तो वो वास्तविक फल नहीं हुआ। कौन सा फल हुआ? आभासी फल हुआ। और उदाहरण आपको याद रखना है, स्ट्रॉबेरी। देखिए कितना अच्छा फ्रूट है, कितना फेमस फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा अखरोट जो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविक फल नहीं है। तो सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट ये वास्तविक फल नहीं होते, आभासी फल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण अंडाशय से नहीं हुआ है, तो वो कहलाते हैं आभासी फल। एक और टर्म आपको याद रखनी है, अनिषेक फलन। देखो इसके नाम में ही जाहिर है, अनिषेक फलन, निषेचन जिसमें नहीं हुआ हो ऐसा फल। ऐसा फल या फल का निर्माण अगर बगैर निषेचन के ही होता है, निषेचन होता ही नहीं है और फल बन जाए, यहाँ अंदर जो बीजांड है उसमें निषेचन हुआ ही नहीं और ये अंडाशय जो है वो कन्वर्ट हो गया फल में, ऐसे फल को हम कहते हैं अनिषेक फल। और ऐसे फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, अगर बगैर निषेचन के फल बना है तो क्या उसमें बीज होगा? तो बिल्कुल नहीं, उसमें बीज नहीं होता है। तो यहाँ फल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? फल अंडाशय से बनता है, वो वास्तविक फल होता है। अगर अंडाशय से नहीं बनता वो आभासी फल है। अगर बगैर निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला इसका बहुत अच्छा उदाहरण है और इसमें बीज इसीलिए नहीं होता क्योंकि अनिषेक फलन से बन रहा है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है जो 3 तरह की होती है, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अब आप ऐसे, जैसे हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन छोड़ रखा है कि क्या जो अंडाशय होता है उसमें एक ही बीज होता है या एक से ज़्यादा होते हैं? तो ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, अलग अलग पादपों में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। फल के भीतर बीज एक से लेकर अनेक हो सकते हैं। आपको सिर्फ अनेक के उदाहरण याद रखने हैं। अनेक के उदाहरण है ऑर्किड। ऑर्किड में भी लगभग 1000 बीज होते हैं, एक फल में ही, एक फल में 1000 बीज होते हैं। ऑर्किड है, ओरोब्रेंकी है, स्ट्राइगा है, अंजीर, फिग या अंजीर जो होता है आपने कभी देखा होगा, ख़रीदा होगा मार्केट से, सूखे मेवे के रूप में ये आता है। आप इसको रात को भिगो के और सुबह खाते हो तो वो जो अंजीर है उसमें आप फील करोगे कितने सारे छोटे छोटे बीज होते हैं और इतना सा बारीक सा बीज है, कितना बड़ा पादप बना सकते हैं। ये भी आप सोचो कितना आश्चर्य की बात है। तो एक अंजीर में लगभग 1000 तक बीज हो सकते हैं। तो संख्या एक फल में कितने बीज हो ये निश्चित नहीं है, अलग अलग पादपों में इसकी संख्या अलग अलग है। हमने अंडाशय तक की बात कर ली, अब अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं बीजांड के अंदर। एक अंडाशय में अनेक बीजांड हो सकते हैं। फिलहाल समझने के लिए मैंने एक ही बीजांड बनाया है, एक ही ओव्यूल बनाया है, ठीक है। याद कीजिए जब हमने द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा तब ये पढ़ा था कि ये जो भ्रूण कोश है, जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय वाला संरचना है, इसमें ध्रुवीय केंद्रक होता है मध्य में जो द्विगुणित होता है, एक और नर केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ये भ्रूणपोष केंद्रक अंत में बना देता है भ्रूणपोष, जो भ्रूण को पोषण प्रोवाइड करता है। इस भ्रूणपोष के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं हो, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं हो वो कहलाते हैं गैर एल्बुमिनस, गैर एब्सेंट। एक्स एल्बुमिनस जिनमें एल्बुमिन यानी कि भ्रूणपोष होता ही नहीं है,
जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता, ऐसे बीजों के हम गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। उदाहरण है मटर, मूंगफली, चना, ऑर्किड, सेम। देखो मटर, मूंगफली, चना, ऑर्किड, सेम। मटर, मूंगफली, चना, ऑर्किड, सेम, ये गैर एल्बुमिनस है, इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है। दूसरा, भ्रूणपोष अगर उपस्थित होता है बीज में तो उसे एल्बुमिनस बीज कहते हैं, जिनमें भ्रूणपोष थोड़ा सा शेष रहता है। दरअसल भ्रूणपोष क्या होता है, जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है उस समय भ्रूणपोष काम आ जाता है, काम आ जाएगा तो भ्रूणपोष खत्म हो जाएगा, वो गैर एल्बुमिनस। और कई बार पूरा खत्म नहीं होता है, थोड़ा सा शेष रह जाता है, तो जो बाद में बीज अंकुरण के समय खत्म होता है वो एल्बुमिनस बीज कहलाते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड, सूरजमुखी और नारियल। गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड, सूरजमुखी और नारियल, ये एल्बुमिनस बीज होते हैं क्योंकि इनमें भ्रूणपोष शेष रहता है। ठीक है, फिर दूसरी संरचना याद कीजिए जो द्विनिषेचन में हमने पढ़ी थी, वो थी अंडकोशिका। अंडकोशिका क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है। अंडकोशिका क्या बनाती है, ये बीज के अंदर की चीज़ें। चलो इसको थोड़ा सा मैं पहले ऊपर से बताता हूँ। ये जो पूरा बीजांड है, ये पूरा बीजांड बनाता है बीज। पूरा बीजांड क्या बनाता है, ये जो अंदर पूरे लाल रंग से मैंने बना रखा है, ये बीजांड है। ये बीजांड जो है वो बीज का निर्माण करता है। बीजांड किसका निर्माण कर रहा है, बीज का निर्माण करता है। और इसके अंदर, चूंकि देखो बीज के अंदर होने वाली संरचनाएं हैं, ये जो भ्रूणपोष है या भ्रूण है, और बीज के ऊपर का आवरण जो हम बीज आवरण जिसे कहते हैं वो इन्हीं से बनेगा। बीजांड से बीज बना है तो बीज के भाग बीजांड के भागों से ही बनेंगे, आप ऐसे समझिए। ठीक है, बीजांड से बीज बना, बीजांड का भाग सबसे बाहर वाला भाग, ये देखो अध्यावरण होता है। हमने दो तरह के अध्यावरण पढ़े हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। ये अध्यावरण है, पहले बीजांड में आवरण थे तो अब बीज में ये बीज का आवरण बना देंगे। बीज के ऊपर दो आवरण होते हैं जो हर में नहीं हो सकते, दो, अधिकतर में दो होते हैं। बाहरी आवरण को टेस्टा कहते हैं और भीतर वाले को, जो इनर आवरण है, उसे टैगमन कहते हैं। टेस्टा, टैगमन, टेस्टा, टैगमन, टेस्टा, बाहर भीतर, टैगमन, टेस्टा, बाहर भीतर, टैगमन, अध्यावरण। बीजांड से बना बीज, बीजांड पर जो आवरण है उससे बीज आवरण, टेस्टा और टैगमन। ठीक है, अब उसके अंदर हमने देखा था भ्रूणकोश होता है, जिसके ध्रुवीय केंद्रक ने द्विनिषेचन के दौरान बनाया था प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसने फिर भ्रूणपोष बनाया। भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो तरह के, गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। दूसरा हमने द्विनिषेचन के दौरान पढ़ा अंडकोशिका, जो निषेचन करती है और बनाती है भ्रूण। निषेचन करती है और क्या बनाती है, भ्रूण। भ्रूण के ये भाग होते हैं। भ्रूण में एक प्रांकुर होता है जो जब अंकुरण होगा तब तना बनाएगा। भ्रूण में मूलांकुर होता है जो जब बीज का अंकुरण होगा तो मूल बनाएगा। मूल से देखो, मूलांकुर से मूल है, प्रांकुर से तना है। और एक बीजपत्र होता है। बीजपत्र दो होते हैं, किसी में और किसी में होता है एक। जिसमें एक बीजपत्र होता है वो एक बीजपत्री मोनोकॉट्स, जिनमें दो बीजपत्र होते हैं वो द्विबीजपत्री डाइकॉट्स। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, नोट कर लो बच्चों इसे कॉपी में अपने हाथों हाथ। बहुत सारी एग्जाम में मैं ये देख चुका हूँ, आता है और आता रहेगा। मोनोकॉट्स के बीजपत्र को है बीजपत्री, लेकिन इसे एक नया नाम दिया गया है और वो है स्कूटेलम। स्कूटेलम। कुछ दिनों पहले एक एग्जाम में स्कूटेलम शब्द न लिख के हिंदी में लिख दिया उसे प्रसल्क क्या होता है। तो प्रसल्क याद कर लो और स्कूटेलम भी याद कर लो। ये किसे कह रहे हैं, मोनोकॉट्स के बीज पत्र को। मोनोकॉट्स का जो बीज पत्र है उसे स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम प्रसल्क, स्कूटेलम प्रसल्क कहते हैं। ठीक है, तो अंडकोशिका से बना भ्रूण, भ्रूण में होता है प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र। बीजपत्र जिनमें एक होता है, मोनोकॉट जिनमें दो होता है, डाइकॉट। मोनोकॉट के बीजपत्र को विशेष नाम दिया गया है स्कूटेलम या प्रसल्क। इसीलिए मैंने कहा है बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, नोट करते रहना एक एक को। हर एक चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी एग्जाम में इनसे प्रश्न
आता है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब एक और संरचना यहाँ हमने पढ़ी थी, बीजांड में होता है एक बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। ये बीजांड जो द्वार है ये ऐसे की ऐसा ही रहता है बीज में। आप किसी भी बीज को उठाकर देख लो, आप चने को उठा के देखो, चने का जो ये चोंच वाला सा भाग होता है उस पर आप देखना छोटा सा छिद्र होता है, वो छिद्र वास्तव में माइक्रोपाइल ही था। ठीक है, कोई समय में वो बीजांड द्वार था, फिर बाद में वो हल्का सा बंद हो जाता है, पूरा बंद भी नहीं होता, लेकिन काम का भी है। ये अवशिष्ट छिद्र बहुत काम का है। जब हम चने को ज़मीन में डालेंगे और उसको थोड़ा पानी वानी दे देंगे तो वो जो पानी है वो उसी छिद्र से भीतर जाएगा। पानी अंदर जाने से उसके एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे, प्रांकुर से तना बाहर निकलेगा और मूलांकुर से जड़ बाहर बन जाएगी। तो बीजांड द्वार रहता वैसे की वैसे है, अवशिष्ट छिद्र के रूप में रहता है, लेकिन काम का बहुत है, जो बीज के अंकुरण के समय काम आता है ना। छोटा सा है लेकिन काम बड़ा है। अब एक यहाँ से एक और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है और आएगा भी आगे भी, वो है कारंकल। कारंकल अरंडी का अगर आपने बीज देखा हो तो अरंडी का बीज जो है कुछ इस तरह का होता है और उस पर भी बड़ी अच्छी डिजाइन ऐसे बनी हुई होती है। उसके इस हिस्से पर एक सफ़ेद रंग का ढक्कन होता है। अरंडी के बीज पर एक सफ़ेद रंग का ढक्कन होता है, वो वास्तव में उसके बीजांड द्वार पर एक ढक्कन बन जाता है। वो ढक्कन जो है उसे कारंकल कहते हैं। अरंडी के बीज पर एक बीजांड द्वार वाले हिस्से पर एक ढक्कन, सफ़ेद रंग के ढक्कन जैसी संरचना बन जाती है, उसे कारंकल कहते हैं। कार वाले अंकल, स्पेलिंग देखो, कार अंकल, कार अंकल, कार वाले अंकल। वैसे इसका उच्चारण होता है कैरंकल, कैरंकल, लेकिन याद करने के लिए इसे आप कार वाला अंकल कह लो, जो अरंडी लेकर आया है। कार वाले अंकल अरंडी लेके आए हैं। कारंकल का उदाहरण है अरंडी, कारंकल का उदाहरण है अरंडी। कारंकल, कैरंकल होता क्या है, अरंडी के बीज पर बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक सफ़ेद रंग का प्लग नुमा यानी कि ढक्कन नुमा संरचना होती है। ये हो गई बीजांड द्वार की बात। ऐसे ही बीजांड व्रंत होता है। ये बीजांड व्रंत फ्यूचर में यानी कि बाद में, निषेचन के बाद में ये बीजांड व्रंत बीज व्रंत बना देता है। बीजांड व्रंत, बीजांड से बीज बना तो बीजांड व्रंत क्या बनाएगा, बीज व्रंत बना देगा। कितना आसान है। जैसे आपने मटर छीला होगा, मटर जब हम छीलते हैं तो मटर एक छोटे से तंतुनुमा संरचना से मटर के उस जो उसका अंडाशय वाला पार्ट है उससे चिपका रहता है, प्लेसेंटा से चिपका रहता है, और आप उससे तोड़ते हो तो वो जो छोटा सा जिससे वो चिपका हुआ है वो बीज व्रंत था, जो बना किससे, बीजांड व्रंत से। ठीक है। अब यहाँ से एक और प्रश्न जो मैंने वहाँ लिख रखा है वो भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा चुका है और आई थिंक जीके वाली बहुत सारी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और बहुत छोटा सा काम का है। कुछ ऐसे बीज होते हैं, उनके बीज के ऊपर थोड़ा सा मीठा और स्वादिष्ट खाने वाला भाग होता है, उसे एरिल कहते हैं। और प्रश्न ये आता है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। लीची याद रखना है, लीची जिसे हम खाते हैं, सफ़ेद रंग का मीठा स्वादिष्ट जो भाग होता है वो एरिल होता है। क्या होता है, एरिल होता है। बीजांड के बाहर एक बढ़िया सा स्वादिष्ट सा पार्ट बन जाता है, उसी को एरिल कहते हैं। और उदाहरण है लीची। बहुत बार पूछा जा चुका है, लीची का खाने वाला भाग ये एरिल, एरिल, लीची का खाने वाला भाग एरिल, लीची का खाने वाला भाग एरिल होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने पढ़ लिया, अंडाशय से फल बना, फल क्या है, फल के प्रकार, फल की भित्तियाँ। फिर हमने बीज किससे बना, बीजांड से बना। बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, गैर एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस प्रकार का। बीज के अंदर प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्र होता है, मोनोकोट और डाइकोट प्रकार का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, एक और भाग यहाँ रह गया है, वो है बीजांड काय। बीजांड काय, न्यूसिलस जिसे कहते हैं। न्यूसिलस जो है जब ये डेवलप करेगा, भ्रूण बनाएगा, उस समय तक पूरा काम आ जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ ख़त्म होने पर एक चीज़ रह जाती है जो प्रश्न बनता है,
कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें ये बीजांड काय पूरा पूरा नष्ट नहीं होता। अधिकतर में तो नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ में पूरा नष्ट नहीं होता और वो भ्रूणपोष के चारों ओर रह जाता है। उसे कहते हैं परिभ्रूणपोष। चारों ओर रह जाता है ना, इसलिए परिभ्रूणपोष। और उदाहरण है काली मिर्च और चुकंदर। ये नीट में पिछली बार ये प्रश्न आ चुका है और आगे भी पूरी उम्मीद है आता रहता है। परिभ्रूणपोष क्या होता है? उदाहरण, परिभ्रूणपोष क्या है? बीजांड काय शेष रह जाता है भ्रूणपोष के चारों ओर, उसे ही कह रहे हैं परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष, परि यानी कि चारों ओर। तो बीजांड काय अगर शेष रह जाता है, अवशिष्ट रह जाता है, रेजिडुअल रह गया, तो उसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। उदाहरण काली मिर्च चुकंदर। काली मिर्च चुकंदर परिभ्रूणपोष। काली मिर्च में और चुकंदर में, पिछली बार जो एग्जाम लगी थी उसमें चुकंदर ऑप्शन था, काली मिर्च था ही नहीं। कुछ एग्जाम में पूछा जा चुका है, चुकंदर और काली मिर्च दोनों याद रखना है। परिभ्रूणपोष का उदाहरण काली मिर्च और चुकंदर। ठीक है, तो हमने इसकी भी बात कर ली है। ठीक है, देखो कितने सारे छोटे छोटे हैं, लेकिन सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। एरिल, इसी तरह परिभ्रूणपोष, इसी तरह अनिषेक फलन, इसी तरह आभासी फल के उदाहरण, और इसी तरह मोनोकोट का स्कूटेलम, इसी तरह हमने कारंकल। हर एक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था, कौन सा भाग क्या बनाता है, क्या उसके अपवाद थे वो। अब बात करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी एक जगह डिस्कस करती है, नोट करते रहो, बीज का जीवन। एनसीईआरटी एक जगह डिस्कस करती है कि बीज का कितना जीवन है, यानी कि उसकी उम्र कितनी है। तो बीज की उम्र वास्तव में ये भी पादपों में निश्चित नहीं है। ये कुछ दिनों, कुछ महीने से लेकर हजारों वर्षों तक हो सकती है। आपको कुछ दिनों वाली बात याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन है कुछ हजारों के उदाहरण जो आपको रटने हैं। कुल मिला के रटने हैं, हजारों वाले दो हैं उदाहरण, दोनों आपको याद रखना है। एक है ल्यूपिनस आर्कटिकस। ल्यूपिनस आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस। ये आर्कटिक प्रदेश टुंड्रा में ये प्राप्त हुआ है। आर्कटिक प्रदेश टुंड्रा में ये प्राप्त हुआ है और उसकी आयु ज्ञात की तो पता चला ये बीज लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। तो सोच सकते हो बीज की उम्र कितनी है। जब हमें 10,000 पुराना बीज मिल गया, इसका मतलब इसकी उम्र हम कह नहीं सकते, कुछ दिनों से हजारों वर्षों तक हो सकती है। तो 10,000 वर्ष आर्कटिक टुंड्रा में मिला। नाम क्या है? ल्यूपिनस आर्कटिकस। ल्यूपिनस आर्कटिकस। दूसरा एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और ये किंग हेराल्ड थे, उनके महल के पास में कुछ काम चल रहा था, थोड़ा उसका रिनोवेशन का काम चल रहा था। उस समय ये जो है हेराल्ड का ये जो महल है वो मृत सागर के पास था। डेड सी बड़ा फेमस है, डेड सी ज़रूर सर्च करके देखो। वहाँ एक खजूर का बीज प्राप्त हुआ और उस खजूर का वैज्ञानिक नाम है फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा। फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा, फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा। ये जो बीज है लगभग 2000 वर्ष पुराना है। तो इसकी आयु देखो 2000 वर्ष पुराना है। ल्यूपिनस की 10,000 वर्ष आयु है। तो बीज की आयु हम नहीं तय कर सकते। अलग अलग प्रजातियों में, पादपों की अलग अलग जातियों में इसकी आयु अलग अलग है। ठीक है, अब दो और बिंदु डिस्कस किए गए हैं हमारे एनसीईआरटी में, जो निषेचन पश्य घटनाओं से संबंधित तो कुछ है नहीं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। उनसे भी क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। पहला है बहुभ्रूणता, पोली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता, पोली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। देखो नाम से ही जाहिर है, बहु यानी कि बहुत सारे भ्रूण। अगर एक बीज में 2 या 2 से अधिक भ्रूण हो, एक बीज में अगर 2 या 2 से अधिक भ्रूण हो तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कि अगर आप एक बीज जमीन में बो तो उसे एक पौधा न प्राप्त होकर 2, 3, 4 या 5 पौधे प्राप्त हो, तब उसे कहेंगे बहुभ्रूणता। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नींबू कुल के अधिकतर, जैसे संतरा, नींबू खुद, इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। आम की कुछ प्रजातियों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। जामुन में बहुभ्रूणता पाई जाती है। जामुन का बीज आप ज़मीन में डालें
थोड़े दिनों बाद में देखोगे उससे 2, 3 या 4 पौधे बाहर निकलेंगे। एक ही बीज से 4 पौधे कैसे निकले? क्योंकि उसमें बहुभ्रूणता पाई गई है, बहुभ्रूणता होती है। तो अगर एक बीज में 2 या 2 से अधिक भ्रूण मौजूद हो, यानी कि अंड कोशिका से जो एक भ्रूण बन रहा था, एक नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा भ्रूण बने, उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, याद करने हैं। बहुभ्रूणता का उदाहरण नींबू के जितने भी है, संतरा, नींबू, आम और जामुन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी में नींबू, कुल और आम लिखा हुआ है, जामुन भी आपको याद रखें। दूसरी परिभाषा जो पूछी जाती है, असंगजनन क्या होता है? असंगजनन या इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपो यानी होता है डिफरेंट, मिक्सिस यानी कि एब्सेंट, या मिक्सिस यानी कि मिलना। देखो अभी आप इस परिभाषा को इससे जोड़ो। अनिषेक फलन में हमने क्या पढ़ा था? अगर बगैर निषेचन के फल बने तो अनिषेक फलन, बस इसके जैसा ही है, फल की जगह बीज लगा दो। अगर बिना निषेचन के ही बीज बनता है, अगर बगैर निषेचन के ही बीज बनता है तो उसे असंगजनन कहते हैं। बगैर निषेचन के ही अगर बीज बनता है तो उसे कहते हैं असंगजनन या एपोमिक्सिस। अब आप सोचिए बगैर निषेचन के बीज कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बगैर निषेचन से मतलब है वहाँ ना तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, ना युग्मकों का संलयन हुआ है और बीज बन गए। ये वाले पार्ट अगर डायरेक्ट डेवलप हो जाए तो बीज जैसे वो होंगे, बीज कहलाएंगे। अब आजकल मैं ये नोट कर रहा हूँ, ये चीज़ नोट कर लेना बिल्कुल। ये चीज़ जो मैं अभी एक लाइन आपको बताने वाला हूँ, आजकल क्या होता है कि हमारी जो नीट में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो लाइन टू लाइन उठ के आते हैं, आपके पास कथन आ जाते हैं और आपको बताना है कि वो सही है या गलत। तो ये कथन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है नीट एग्ज़ाम के हिसाब से, जैसा आजकल पैटर्न चल रहा है। ये कथन है कि असंगजनन अलैंगिक प्रजनन है जो लैंगिक जनन का अनुहारक है। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है। असंगजनन जिसमें हमने देखा बगैर निषेचन के ही क्या बन रहा है? बीज बन रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो असंगजनन अलैंगिक जनन जैसा ही है, क्योंकि यहाँ निषेचन कुछ नहीं हुआ, 2 युग्मक बने ही नहीं, युग्मकों का संयोजन ही नहीं हुआ, तो वो लैंगिक जनन कैसे हुआ? इसका मतलब कौन सा जनन हुआ? अलैंगिक जनन हुआ। ठीक है, तो इसके लिए एनसीईआरटी ये बोलती है, एनसीईआरटी ये कथन कह रही है असंगजनन अलैंगिक प्रजनन ही है जो लैंगिक जनन का अनुहारक है। ये जो अनुहारक है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिमिक। अब आपको समझ में आ गया होगा मिमिक। मिमिक जानते हो? बहुत सारे आजकल टीवी पर आप देखते हो मिमिक्री कर रहे होते, कोई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहा है, कोई रजनीकांत की और किसी एक्टर की कर रहे हैं, सब मिमिक्री उसकी जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं, उसकी जैसी एक्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी असंग जनन में है अलैंगिक जननी, लेकिन वो मिमिक्री कर रहा है किसकी? लैंगिक जनन की। नोट कर लेना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, लेकिन वो मिमिक्री कर रहा है, वो उसकी नकल उतार रहा है किसकी? लैंगिक जनन की। असंग जनन की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी नींबू में सन 1719 में। आपको सन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ल्यूवेनहॉक ने नींबू में से खोजा था। एक तरह का अलैंगिक जनन ही है, लेकिन लैंगिक जनन जैसा लगता है, उसकी ये कॉपी कर रहा है, उसकी नकल उतार रहा है, उसका अनुहारक है, मिमिक कर रहा है। ठीक है, तो असंग जनन होता क्या है? जिसमें बगैर निषेचन के ही, बिना अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों के संलयन के ही बीज बन रहा है, असंग जनन। फिर से ऊपर लेकर चल रहा हूँ, अनिषेक फलन जिसमें बगैर निषेचन के फल बन रहा है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बगैर निषेचन के फल बने तो अनिषेक फलन, बगैर निषेचन के बीज बने तो असंग जनन, एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आज हमने इस दूसरे पार्ट से जो छोटे छोटे मगर जो मोटे कंसेप्ट थे वो हमने पढ़े। मोटे इन द सेंस एग्ज़ाम में इनसे भरपूर क्वेश्चन आते हैं, भर भर के प्रश्न आते हैं।
ठीक है, तो आज हमने इस तरह निषेचन पश्च घटनाएं सभी पढ़ ली है। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा, आपने नोट भी किया होगा। सबको नोट करें, यदि नोट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, एक डायग्राम आपको देने वाला हूँ और उसमें कुछ ABCD आपको लिखने वाला हूँ। आपको बताना है ये ABCD और E क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि जो मैंने डायग्राम में ABCD जो आपसे पूछ रहा हूँ वो है क्या। क्योंकि आजकल ये जो ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि नीट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, इसलिए मेरे पीछे पीछे चलो। मैं उम्मीद करता हूँ और पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं अच्छी जगह से आप MBBS कर रहे होंगे। तो बस आपको मुझे फॉलो करना है, उस तरीके से हमें आगे बढ़ना है कि हम आगे अपना गोल अचीव करें। ठीक है, चित्र अभी आपके पास आने वाला है। आपको ABCD और E अगर होगा तो उसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है।